और चलिए अब आपको बताएंगे कि बीज मिले नकली और उस पे किस तरह से कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक्शन में नजर आए। जोधपुर में भी कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। मूंगफली बीज फैक्ट्रियों पर छापेमारी में कहीं स्टॉक पर सवाल उठे तो कहीं रिकॉर्ड में गड़बड़ियां सामने आई। किसानों से जुड़े इस बड़े एक्शन पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। नकली खाद्य सामान बेचा तो एक्शन में किरोड़ी लाल मीणा। कहीं मूंगफली का गोदाम पकड़ा, कहीं बिलों में निकला घपला। जोधपुर में अल सुबह तब हड़कंप मच गया जब नकली सामान बेचने वालों पर एक के बाद एक छापे पड़ने लगे, और वो भी किसी विभाग की टीम नहीं बल्कि खुद कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मोर्चा संभाले नजर आए। तस्वीरें भी बयां कर रही हैं किरोड़ी लाल मीणा यानी बाबा का वही चिर परिचित अंदाज। कहीं मूंगफली के गोदाम की पड़ताल, कहीं स्टॉक का रिकॉर्ड खंगाला गया तो कहीं बिलों और दस्तावेजों में बड़ा घपला सामने आया, और देखते ही देखते एक के बाद एक फैक्ट्रियों में हड़कंप मच गया। दरअसल मंगलवार को जयपुर के गोविंदगढ़ और चौमू में शुरू हुई कार्रवाई बुधवार को जोधपुर तक पहुंच गई। शिकायत थी कि बाजार से सामान्य मूंगफली खरीदकर उसे बीज के नाम पर पैक कर किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में मंत्री ने सर्किट हाउस से निकलते ही मंडोर, बालसमंद और फिर बोरानाडा की तरफ रुख किया, जहां कई फैक्ट्रियों और वेयर हाउस में अचानक निरीक्षण किया गया। एक जगह करीब 60 करोड़ रुपए का स्टॉक सील करने के निर्देश दिए गए हैं, तो दूसरी फैक्ट्री में मालिक मौके पर ही नहीं मिला। लेकिन जो तस्वीर एक दिन पहले जयपुर के गोविंदगढ़ में सामने आई, उसने पूरे विभाग को चौकन्ना कर दिया। मंगलवार को कृषि मंत्री ने गोविंदगढ़ में छापेमारी की थी। एसीएस मूंगफली फैक्ट्री में औचक निरीक्षण किया था। बाजार से सामान्य मूंगफली खरीदी जा रही थी। RG 510 नाम से पैकिंग हो रही थी, और इन सब को महंगे दामों में बेचने का आरोप है। ये मूंगफली का बीज नहीं है, और मूंगफली मार्केट से उठाकर ज्यादातर मखानिया में तैयार होती है, और मखानिया में मंडी से मूंगफली को सीधा उठाया, मखानिया में तैयार हुए बीज, और जो मूंगफली है उसको बीज के रूप में बेचा जा रहा है। मॉनसून से पहले हुई सख्त कार्रवाई को किसानों से सीधे जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि मूंगफली की बुआई का सीजन करीब है, और ऐसे वक्त में घटिया या नकली बीज खेत तक पहुंचा तो नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। ऐसे में अब लैब जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। कृषि मंत्री के इस एक्शन ने साफ कर दिया है कि किसानों की मेहनत पर मुनाफे का खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, और आने वाले दिनों में ये कार्रवाई और तेज होती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब बात करेंगे विकास बनाम आस्था की। जी हां, भैराणा धाम अब जयपुर ग्रामीण ही नहीं पूरे राजस्थान में आस्था और आंदोलन का बड़ा केंद्र बन गया है। भीषण गर्मी में संतों का अग्नितप जारी है, और आज हनुमान बेनीवाल के पहुंचने से इस मुद्दे की सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान के दूदू में स्थित भैराणा धाम, जहां दादू पंथ की आस्था, तपस्या और परंपरा सदियों से जीवित है, अब उसी धाम के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। आरोप है कि औद्योगिक प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों की कटाई की जा रही है और धाम की पवित्र भूमि को भी प्रभावित किया जाएगा। इसी के विरोध में संतों ने मोर्चा खोल दिया है। तेज धूप और गर्मी के बीच धरना जारी है, और चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो संत जीवित समाधि तक लेने को तैयार हैं। दादू दयाल महाराज की ये परम भूमि है। दादू भैराणा धाम में जब तक ये नहीं बचेगी, जब तक हम भी नहीं बचेंगे, तो ये जा रहे हैं तो हमारे प्राण भी चले जाएंगे, तो कोई हमारे को दिक्कत नहीं है। जब दादू जी महाराज हमारे वाणी जी में ये कह रहे हैं कि दादू जीवन साफला पर उपकार समाय, मरना ताह बला जहाँ पशु पक्षी खाए,
पशु पक्षियों को तो ये खुद स्वयं सरकार खा रही है, तो हम कहाँ से बचेंगे, कहाँ पशु पक्षियों को देंगे। फिर दादू जी महाराज कहे कि दादू जीवन सापला परोपकार समाय मरना ताबला जा पशु पक्षी खाए। भैराना धाम सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि दादू पंथ की साधना, तपस्या और आध्यात्मिक परंपरा का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। हर साल यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन अब यही धाम विकास बनाम विरासत की बहस का केंद्र बन गया है। पर दुर्भाग्य ये है कि कुछ लोग राजनीतिक रंग देने का काम कर रहे हैं और कुछ जातिवाद से प्रेरित होकर इस आंदोलन को और साधु संतों को के साथ में भड़काने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण से वहाँ थोड़ा सा माहौल उग्रता का बना हुआ है। भैराना धाम में हमारे प्रदेश के साधु संत योग कर रहे हैं और अपनी जमीन, आश्रम और भूमि बचाने के लिए लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है, सनातन के नाम पर राजनीति करने वाले, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सत्ता में बैठे हैं, आज वहाँ पे साधु संतों की बात सुनना तक गवारा और नहीं कर रहे। संतों ने साफ कहा कि जब तक इस मुद्दे का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर अब राजनीति भी शुरू हो गई। आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल ने भी धरने में शामिल होने का ऐलान किया है कि लोग आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने 1 लाख लोगों को यहाँ पहुँच करके बड़े आंदोलन की बात की। पीछे जो बड़ा पांडाल है वो आप देख सकते हैं, यहाँ बैठे हुए और भी साधु संत हैं। और इस महाअभियान के दौरान आज बड़े धरने में आज क्या फैसला किया जाता है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए बिचून। जो शोषण मामले में जेल में बंद आसाराम को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने तगड़ा झटका दिया है। जहां एक और आसाराम की सजा को बरकरार रखा गया, तो वहीं उससे 2 साथियों को बरी भी कर दिया गया। उसके 2 साथियों को रिपोर्ट देखिए। अपने ही आश्रम की नाबालिग से यौन दुराचार के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की अपील पर अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। जस्टिस अरुण वोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की डबल बेंच ने आसाराम के आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है, यानी आसाराम को अपनी अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा। इस फैसले में जहां आसाराम को तगड़ा झटका लगा है, वहीं सह आरोपियों के लिए राहत की खबर आई है। हाईकोर्ट ने मामले की सह आरोपी शिल्पी और शरद चंद को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है। बता दें कि साल 2018 में स्पेशल कोर्ट ने इन दोनों को भी 20-20 साल की सजा सुनाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने पलटते हुए दोनों को दोषमुक्त कर दिया है। गौरतलब है कि आसाराम साल 2013 से ही जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद था। ट्रायल कोर्ट से सजा मिलने के बाद भी उसकी जेल यात्रा जारी रही। हालांकि लंबे समय के बाद इसी साल 7 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद से ही वो अपना इलाज करवा रहा है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने लंबी सुनवाई के पश्चात अपना निर्णय सुरक्षित रखा था, उसे आज सुनाया है। निर्णय के अनुसार आसाराम द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया गया है और जो सह-अभियुक्त थे संचिता और शरद, उनकी अपील को अलाउ किया गया है। जो ट्रायल कोर्ट ने आसाराम को सजा दी थी, उसमें से गैंगरेप का आरोप माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नहीं माना गया, परंतु धारा 376(2)(f) का अपराध माना है, जिसमें माननीय विचारण न्यायालय द्वारा आसाराम को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उनको जो है उम्र कैद शेष प्राकृतिक जीवन की अंतिम सांस तक का सजा सुनाई थी, वो बरकरार रखी है। और न्यायालय द्वारा आसाराम को तुरंत प्रभाव से सरेंडर करने का भी आदेश दिया है। आपको लगता है कि पीड़िता के साथ न्याय हुआ आज? इस बहुचर्चित मामले में हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी होने के बाद बीती 20 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। साल 2018 में जोधपुर की स्पेशल पॉक्सो और SC/ST कोर्ट ने आसाराम को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ आसाराम और बाकी सह आरोपियों ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राज।